अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी अहम खबर के साथ आज सुबह सुबह ये व्लॉग कर रही हूं मैं, और क्या ही खूबसूरत सुबह तलू हुई है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, अमेरिका, इजराइल के लिए, बल्कि एक पूरे वर्ल्ड के लिए जिसकी नज़रें जो हैं वो लगी हुई थी इस रीजन की तरफ, क्योंकि एक खौफनाक वॉर जो थी वो स्टार्ट थी और उसके मज़ीद बढ़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऐसे में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आप कह लें कि डिप्लोमेटिक विन है सबके लिए, कि जिसमें पाकिस्तान एक बेहतरीन किरदार अदा करते हुए इस वर्ल्ड वॉर को रोका। और ना सिर्फ ये कि बहुत बड़ी तादाद में कोई भी जो कत्लो गारत का बाइस बन सकती थी जंग, उसको रोका, बल्कि जो एक मईशत को शदीद तरीन रिसेशन में ले जाने वाली जंग थी उसको भी रोका। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, रात गए कैसे ये एफर्ट्स हुई, और उसके आगे आने वाले असरात क्या हैं, आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, इन तमाम चीज़ों पे आज के व्लॉग में बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले तो ईरान को बहुत बहुत मुबारक हो, ईरानी कौम को बहुत मुबारक हो। ईरानी कौम ने ये साबित किया है कि गयूर कौमें किस तरह से, अगर एटमी ताकत ना भी हो, अगर उनके पास बहुत बड़ी एयरफोर्स ना भी हो, इसके बावजूद कैसे वो खुददारी के लिए लड़ती हैं और कैसे वो अपने ज़मीन का दिफा करती हैं, किस तरह वो अपनी खुददारी का दिफा करती हैं, अपनी आज़ादी का दिफा करती हैं। तो ईरान ने जो एक फ़ाइट लड़ी है, जो उन्होंने मज़ाहमत दिखाई है, जो उन्होंने इस्तकामत दिखाई है, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जो उन्होंने अपनी रेजिलियंस शो की है, ये एक आइंदा आने वाले, मेरा ख्याल है कि सदियों में इस ईरान के लिए जो है वो एक ग्लोरी होगी। और ये पढ़ाया जाएगा आने वाली तारीख की किताबों में कि किस तरह एक बज़ाहिर कमज़ोर मुल्क ने एक सुपर पावर को शिकस्त दी। ये जंग बंदी ज़रूर है, और ये जंग बंदी बहुत सी वजूहात की वजह से अमल में आई है, ये मैं भी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। लेकिन इसमें ईरान को ड्यू क्रेडिट ना देना ये बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि ये ईरान ही है जिसने सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। उनको वो इस नहज पर ले आए कि वो खुद जंग बंदी की अपीलें कर रहे थे। जाहिर है कि आप सामने नहीं कर रहे होते, लेकिन हकीकत यही है कि जंग बंदी इस वक्त अमेरिका की ज़रूरत बन चुकी थी और ईरान ने अपनी शराइत पर जंग बंदी करवाई है। तो ये बात याद रखिए कि कोई भी इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, हिस्ट्री को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। सबको ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ईरान ने इस जंग में ना सिर्फ अपना दिफा किया है, बल्कि अमेरिका और इजराइल को नाकों चने चबवाए हैं। ये बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, कोई ईरान का क्रेडिट ना ले। उसके बाद अगली बातें आती हैं कि यहाँ तक बात फिर कैसे पहुँची कि जंग बंदी जो है वो अमल में लानी पड़ी, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया। अच्छा जी, ये सारी कहानी कुछ यूँ है कि रात गए तक तो जब ख़बरें ये आ रही थी कि जनाब कुछ भी हो सकता है, डेडलाइन आने वाली है, और पता नहीं एकदम कोई ईरान के ऊपर एटमी धमाके ना कर दिए जाएं, और पता नहीं ट्रंप जो है उसके जहन में क्या प्लान चल रहा है, यहाँ से जहाज़ उड़ गए, वहाँ से जहाज़ उड़ गए। तो बहुत कुछ जो था वो चल रहा था और सारी दुनिया की नज़रें जमी हुई थी। मेरा ख्याल है कल कोई सारी रात सो नहीं पाया और हर कोई अपडेट्स की तरफ ध्यान रखे हुए था कि आखिर किस तरफ मामला जाएंगे। लेकिन इसी दौरान ये खबरें भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो जारी हैं। रात गए तक भी ये खबरें आ रही थी कि फ़ील्ड मार्शल साहब ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ़ जो चैनल्स हैं, मतलब चैनल्स मीन सफारती चैनल्स जो हैं, उनके साथ बराह रास्त भी राब्ते में रहे। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से भी मुसलसल एफ़र्ट्स की जा रही थी। और इस बात का इम्कान था, क्योंकि ये ख़बरें कुछ आलमी इदारों की तरफ से भी आ रही थी, वाइट हाउस की तरफ से भी आ रही थी कि कुछ ना कुछ इंगेजमेंट्स जो है वो चल रही है, और ये कोशिश की जा रही थी कि डेडलाइन के हतमी ख़त्म होने से पहले पहले कोई जंगबंदी जो है वो हो जाए और सीज़ फायर के लिए राज़ी कर लिया जाए ईरान को। अमेरिका तो सीज़ फायर के लिए राज़ी था, लेकिन ईरान की जानिब से सीज़ फायर के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर नहीं की जा रही थी, क्योंकि ईरान जो था वो ये समझ रहा था कि अमेरिका सीज़ फायर के चक्कर में मज़ीद कोई बड़ा हमला कर सकता है, इनको
نیگوسیشنز کی ٹیبل پر لا کر یہ کہ کوئی مزید ان کے ساتھ دھوکے کے ساتھ مزید کوئی بڑا وار کر سکتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. لیکن پھر رات گئے چائنا کی طرف سے ایک بہت اہم کردار ادا کیا گیا، اور چائنا نے بیسکلی ایران کو کنونس کیا کہ وہ اس سیز فائر کے لیے آمادہ ہو. امریکہ تمام تر شرائط کے لیے راضی ہو چکا تھا، لیکن اس کی ایک شرط یہ تھی کہ آبنائے ہرمز کو فوراً کھولا جائے. یہ وہ فیس سیونگ ہے بیسکلی کہ جو امریکہ کو چاہیے تھی. امریکہ کو معلوم تھا کہ اب وہ اس جنگ کو جیت نہیں سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر شدید پریشر آ چکا تھا. جیسے میں نے بات کی کہ بہت ساری وجوہات تھی، تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اندرونی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت سارا پریشر آ چکا تھا. اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جو 25th امینڈمنٹ ہے، جو ان کا آرٹیکل ہے جس کے تحت جو صدر ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ نائب صدر کو دیے جا سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن بن جائے، تو اس کو پرووک کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. ہر کوئی یہ بات کرنا شروع ہو چکا تھا کہ ایران کے اوپر جنگ مسلط کرنا ایک فاش غلطی تھی. اور اس کے بعد اب جس انداز سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پوری سویلائزیشن کو مٹا دیا جائے گا، تو اس کے بعد تو ان کے اپنے جو سینیٹرز تھے، جو کانگریس مین تھے، ان کی طرف سے بھی حیران کن اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ کس شخص کے ہاتھ میں ساری پاورز آ گئی ہیں. اور ہر کوئی اس بات پہ بات کرنے لگا کہ اس کو فوری طور پر ریموو کرنا چاہیے. تو اندرونی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بے تحاشا پریشر آ چکا تھا کہ جناب آپ بری طرح سے پھنس چکے ہیں اور رجیم چینج ادھر کرتے کرتے آپ خود صدارت سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. یہ وہ ایک مین پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ شدید ڈیسپریشن کا شکار تھا کہ کسی طرح یہ جنگ بھی بند ہو جائے اور اسے کچھ نہ کچھ فیس سیونگ بھی مل جائے. لیکن فیس سیونگ ایران دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل پاکستان کو انوالو رکھے ہوئے تھے کہ جناب آپ کسی طرح سے اس فیس سیونگ کے لیے معاملات کو آگے بڑھائیں. ایون ان کی جانب سے یہ سب سے بڑی بات تھی کہ باقی تمام شرائط جو ایران کی ہیں اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، جن میں ایران بات کر رہا تھا کہ اس کی کمپنسیشن کی جائے جو اس کے نقصانات ہوئے ہیں. ایران بات کر رہا تھا کہ پرماننٹ جنگ بندی کی طرف مذاکرات کیے جائیں. ایران بات کر رہا تھا کہ پورے خطے میں جنگ بندی ہونی چاہیے. لبنان کے اوپر جو قہر ڈھا رہا ہے اسرائیل وہ بھی ختم ہونا چاہیے. ایران بات کر رہا تھا کہ آپ کی طرف سے اس بات کی گارنٹی ملنی چاہیے کہ دوبارہ اس طرح سے ایران کے اوپر کبھی اٹیک نہیں کیا جائے گا. ایران بات کر رہا تھا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کی جو اجارہ داری ہے یا اس کا جو کنٹرول ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور آئندہ کے لیے ایک میکینزم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. تو ایران کی یہ تمام جو شرائط تھیں وہ بڑی امپورٹنٹ بھی تھیں اور ایران ان کے اوپر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. الٹیمیٹلی چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت شدید مشکل میں تھا اور اس کو کسی نہ کسی طرح یہ جنگ بند کرنی ہی تھی، تو اس نے تمام شرائط پر رضامندی ظاہر کی. لیکن ایک ان کی طرف سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ کم از کم اتنی فیس سیونگ ضرور دے دی جائے کہ آبنائے ہرمز کھل جائے، جس کے بعد ایران جو ہے وہ اس کے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے رضامند نہیں تھا. جس کے بعد چائنا نے پھر یہاں پہ کردار ادا کیا اور چائنا نے ایران کو کنونس کیا کہ وہ آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے مشروط طور پر کھول دے. تو اس کے بعد جو ہے اگر اس دوران کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے، جنگ بندی کی کچھ بھی ہوتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ چیزیں خدا نخواستہ واپس اپنی پوزیشن پر آ سکتی ہیں. جس کے بعد رات گئے یہ پھر ڈیولپمنٹ ہوئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے شہباز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے. ویسے تو اس ٹویٹ کے اوپر بھی بڑی ایک کانٹروورسی بھی چل رہی ہے اور بڑا مذاق بھی چل رہا ہے، کیونکہ پہلے جو ٹویٹ شہباز شریف صاحب نے پوسٹ کیا وہ اس کے اندر اوپر باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ ڈرافٹ پاکستانز پی ایم ایکس ٹویٹ ایکس پوسٹ. اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ ایز اٹ از پوسٹ کر دیا، یعنی ایسا تاثر مل رہا تھا کہ جیسے کسی نے وہ ڈرافٹ لکھا ہوا ہے، میسج لکھا ہوا ہے اور شہباز شریف نے اسے پوسٹ کیا ہے. اور جیسے ہی انہیں اس غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً سے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا اور اس کے بعد اس ڈرافٹ والا جو ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا اس کو اوپر سے ریموو کر کے دوبارہ سے اس کو پوسٹ کیا. اس پوسٹ کے اندر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جناب جنگ بندی کی طرف ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اور 2 ہفتے کی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ایران کو بھی اور یو ایس اے کو بھی کہ وہ جنگ بندی کریں کم از کم، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے پیس ٹاکس کو لے کے چلیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں پرسنلی ریکویسٹ کر رہا ہوں اور سب کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹیگ بھی کیا. یعنی کہ ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی ہے ایز میڈیٹر اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ فوراً سے 7 منٹ کے اندر وائٹ ہاؤس کی طرف سے جواب آتا ہے کہ جی بالکل ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، شہباز شریف کا ٹویٹ دیکھ لیا ہے. تو شہباز شریف صاحب کی ہو گئی بلے بلے اور ان کو ملی عالمی پذیرائی. اور
चंद ही मिनट के बल्कि 1 घंटे के अंदर कई मिलियन लोगों ने उनके ट्वीट को देखा, अप्रिशिएट किया। इतना उसके ऊपर मेरा ख्याल है रिस्पॉन्स शायद ही कभी किसी ट्वीट पे उनके आया हो जो इस ट्वीट पे आया। और उसके बाद फिर मज़ीद चंद घंटों के दौरान इसी तरह से सिलसिला नेगोशिएशंस का चला और फिर फाइनली ये ट्वीट किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से भी, वाइट हाउस की तरफ से भी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी कि तमाम लोग जंगबंदी के लिए राज़ी हो गए हैं और अब 2 हफ़्ते की जंगबंदी की जा रही है, जिसके दौरान आबनाए हुर्मुज़ को खोला जा रहा है और ये मशरूत तौर पर इसको खोला जा रहा है कि इसमें कोई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना हो और बाकी जितने भी निकात हैं ईरान के जो निकात थे, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले यूएस ने 15 निकात अपने भेजे थे पाकिस्तान के हाथ, लेकिन वो ईरान ने मुस्तरद कर दिए थे। उसके बाद ईरान ने जो अपने निकात रखे थे, जो अपनी शराइत रखी थी, उनके ऊपर नेगोशिएशंस के लिए अब आगे टॉक्स जो हैं वो बढ़ेंगी। और इस ट्वीट में और वाइट हाउस के एलामिया में ये बताया गया कि फ्राइडे को पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू होंगे, जिसके अंदर आगे चल के जो पूरी एक आप कह लें कि सिचुएशन है उसके मुस्तकिल हल के लिए आगे मुज़ाकरात को बढ़ाया जाएगा। तो ये इस तरह से सारा मामला हुआ। अब ट्वीट के ऊपर बहुत से लोग अभी भी ये बात कर रहे थे कि ये बेसिकली ख़ुद यूएस की तरफ से आया गया एक ट्वीट था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अब चूँकि जंगबंदी चाहता है और मामला चीज़ें तय हो रही थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को ये बाकायदा इन्वॉल्व किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि अब आप इस तरीके से जो है इसको यानी एग्जीक्यूट करें सारे मामले को। बहरहाल अगर ये अमेरिका की तरफ से था या चाहे ये किसी यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों का तो ये कहना है कि ये पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से लिखा गया ट्वीट था जिसको शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर है पोस्ट करना था, लेकिन बहरहाल वो उनकी गलती कि उन्होंने उसके ऊपर से वो जो ड्राफ्ट का वाला हिस्सा था उसको रिमूव नहीं किया था। बहरहाल मैं तो ये समझती हूँ कि चाहे वो किसी सोशल मीडिया के बंदे ने लिख के दिया है या वो खुद वाइट हाउस की तरफ से था, जिस भी तरफ से था, लेकिन बहरहाल ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्वीट बन गया। और उसके बाद हमने देखा कि जिस अंदाज से पजीराई मिली है ओवरऑल पूरी दुनिया में, ज़ाहिर है नाम पाकिस्तान का ऊंचा हुआ है कि पाकिस्तान ने अमन का किरदार अदा करने में बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि इसमें स्पॉयलर से बिल्कुल ख़बरदार रहना होगा, क्योंकि इसराइल किसी भी तरह ये नहीं चाहता होगा कि यहाँ पर अमन कायम हो, ये जंग रुके, क्योंकि इसराइल की तो थ्रू आउट आप देखते हैं ना कि उसकी तो सारा उसी ने तो इस जंग को स्टार्ट भी किया, इसमें अमेरिका को धकेला भी, तो उसको तो यकीनी तौर पर आज दौरे पड़े होंगे कि ये जंगबंदी की तरफ हम क्यों चले गए हैं। लेकिन इस बात को अब अमेरिका को यकीनी बनाना होगा कि वो मज़ीद इसराइल के हाथों इस्तेमाल होना बंद हो और जहाँ तक ये बात है कि कोई खिलावर्जी ना हो, क्योंकि अगर दोबारा इजराइल की तरफ से कोई खिलावर्जी की जाती है तो फिर जाहिर सी बात है ईरान भी हक बजानिब होगा कि वो भी फिर जवाब दे, वो भी अब रुकने वाला तो है नहीं। और अब तो वैसे ही उसने अपनी एक ताकत जो है वो मनवाई है, उसने अपने आप को एक बिल्कुल रीजन का एक बहुत बड़ा प्लेयर साबित कर दिया है। तो अब तो वो बिल्कुल किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस लिहाज से इजराइल को इस अपनी शरारत और शैतानी अमल जो है उसको रोकना होगा। ये उस तरह की जंगबंदी ना हो जैसे गज़ा की जंगबंदी करके आंखों में धूल झोंकी गई, क्योंकि वो नाम तो ये दिया गया था कि जनाब गज़ा में जंगबंदी हो रही है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ऑनवर्ड्स उसकी खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं और जंग मुसलसल जारी रही एक तरफा तौर पर। और इजराइल ने उसके बाद भी कई बार अटैक्स किए और सिर्फ वहाँ तक नहीं रुका बल्कि लेबनान के ऊपर भी इतने बड़े पैमाने पर अटैक्स किए। वहाँ से भी रिपोर्ट्स हैं लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं और वहाँ पे भी बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। तो ईरान के ऊपर जहाँ अटैक्स जारी थे वहाँ मीनवाइल वो लेबनान के ऊपर भी अटैक्स जारी रखे हुए थे। तो ये दुनिया भी अजीब सी दुनिया बन चुकी है। जंगल का कानून है कि जो अपने आप का दिफा नहीं कर सकता, कोई कमज़ोर मुल्क है या आप यूँ कह लें कि जो ऐसे लोग ऐसे ममालिक हैं जो कि कंपैरेटिवली रेजिस्ट नहीं कर पाते, उनको तो ये लोग बड़े ममालिक जो हैं वो खा पी रहे हैं और ना कोई किसी लॉ को मानते हैं, ना वो किसी आप यूँ कह लें कि किसी भी यानी ताकत को मानते हैं। बस वो ताकत का एक ही उनके पास है ना हल कि वो ताकत को मानते हैं कि जिसके पास ताकत है, जो बड़ा मुल्क है, वो जिस तरह मर्जी हाँक रहा है और दुनिया जो है वो उसके सामने खामोश तमाशाई बनी रहती है। ये ईरान ने अलबत्ता इस मिथ को एक ज़ोरदार झटका ज़रूर दे दिया और उसने
घुटनों पे ले आई है सुपर पावर को, जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि जो कमज़ोर ममालिक हैं वो इसको अपनी फ़तह के तौर पर देख रहे हैं, उन्हें भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे वो जीत गए हों। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक ईरान ने एग्ज़ाम्पल सेट कर दी है। इसमें पाकिस्तान को अलहदा से एक कामयाबी मिली, क्योंकि पाकिस्तान को किसी सूरत, देखिए इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व थे ना, वो हर कोई अपने तौर पर अपने मफाद को सेफगार्ड कर रहा था। पाकिस्तान को भी इस खित्ते में किसी सूरत भी ये जंग सूट ही नहीं कर रही थी। ज़ाहिर है जो आप देख रहे थे कि पेट्रोल क्राइसिस और वो मईशत की जो सूरत हाल है वो अपनी जगह थी, लेकिन इसके अलावा भी अगर ये जंग बढ़ती तो ईरान और सऊदी अरब का मामला ज़्यादा एस्केलेट करता। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ खड़े होना था, उसको हम नाराज़ नहीं कर सकते, ईरान के ख़िलाफ़ हम जा नहीं सकते, तो हम हर तरफ से फंस रहे थे। और अगर इसमें खुदा न खास्ता अमेरिका और इज़राइल प्रीवेल करते तो यानी इसका मतलब ये होता कि बिल्कुल पाकिस्तान के बगल में आके इज़राइल बैठ जाता और उसकी वहाँ पे एक ताकत बनती जो कि किसी सूरत पाकिस्तान की मफाद में ना होती। और फिर दूसरी तरफ जो चाइना और रशिया है वो भी अपना पाकिस्तान की तरफ मशकूक नज़रों से देख रहे होते हैं कि भाई आप इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आप तो अमेरिका के साथ जाके बैठ गए। तो ये तमाम चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ बन जाती हैं और पाकिस्तान के लिए हर तरफ से एक बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार यानी आप समझ लें कि सिचुएशन बन जाती है और पाकिस्तान के लिए इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन ये शुक्र है कि सेंस प्रिवेल की। पाकिस्तान इसीलिए जब से ये वॉर शुरू हुई थी मुसलसल इसी ख्वाहिश और कोशिश में था कि किसी को भी नाराज़ ना करे और किसी तरह मसालहती किरदार अदा करे, सालसी का किरदार अदा करे, और वो अल्टीमेटली पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। तो ये एक पाकिस्तान की ग्रेट एफर्ट थी। इसमें चाइना ने एक खामोश लेकिन बहुत वाइटल किरदार अदा किया, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसके साथ साथ अल्टीमेटली अमेरिका को एक फेस सेविंग तो मिल गई है। आई होप कि इसको अमेरिका जो है वो एक अपनी इबरतनाक शिकस्त के तौर पर याद रखे कि वो किस तरह यहाँ पे फंसा हुआ था, और उस पर पाकिस्तान ने उसको कम अज़ कम एक फेस सेविंग ज़रूर मुहैया की। बहरहाल अब ये जो सूरत हाल थी ये सबसे बड़ी आज की ख़बर थी, और इस उम्मीद के साथ कि आगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पर तेल की कीमतें भी नीचे लेके आए, क्योंकि आलमी मंडी में इस वक्त तेल की कीमत काफ़ी नीचे आ चुकी है। जैसे ही जंग बंदी का ऐलान हुआ है तो उसके बाद अब हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फ़ौरन रिलीफ जो है वो पाकिस्तानी अवाम को मुहैया करे। ईरान में जी जश्न के मनाजिर हैं, वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, उनकी फ़तह का जश्न है ये। खलीजी ममालिक में लोग खुश हैं कि ये एस्केलेशन ख़त्म हुई है। हर जगह इस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। इंडिया अलबत्ता बड़े खामोशी से बैठा हुआ उसको सांप लौट रहे होंगे उसके सीने में, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें एक इम्पॉर्टेंस मिली है। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये एक बेहतरी की तरफ चीज़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि इसको बेहतरी की तरफ ही जाना चाहिए। मज़ीद इसमें किसी स्पॉइलर का किरदार नहीं होना चाहिए। आखिर में एक बात मैं और याद दिला दूँ, चूँकि आज पाकिस्तान के जो अंदरूनी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से भी इस लिहाज से आम दिन है कि सलमान सफदर साहब की मुलाकात के लिए कहा हुआ है हाई कोर्ट ने। तो आज वो 2 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। रात गए जो सूरत हाल बनी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी। जहाँ पाकिस्तान का इतना अहम किरदार हम इंटरनेशनली देख रहे थे, वहीं मुल्क के अंदर जो कल अफसोसनाक बर्बरियत का मुजाहरा किया गया वो भी बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल थी, क्योंकि शदीद बारिश थी और ऐसे में इमरान खान साहब की बहनें रात गए तक धरना देकर बैठी थी। उस बारिश के अंदर जो कारकुन, जो लीडर्स उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे, पहुँचने में उन्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ जो वहाँ पे बेईमाना सलूक हुआ, कई लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ लाहौर से साफ़ी हैं, उनको 2-3 थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बहुत से लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, गाड़ियाँ तोड़ी गईं। इवन जो इमरान खान साहब की बहनें उनको एक शॉप में बंद कर दिया गया, महसूर कर दिया गया। बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर थे ये। आपको नई मुलाकात करवानी थी जो कि आप नहीं करवा रहे इतने अरसे से, तो आप ना भी करवाते। उनके लिए तो पहले ही मौसम जो है वो कहर बन के टूटा हुआ था। वहाँ पे आपको मज़ीद किस तरह की फस्तायत और बर्बरियत करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं मालूम है कि वो कौन सा आपको जाके एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर आपको थोड़ी शर्म आती है कि यार हमें ये काम ख़वातीन के साथ नहीं करना चाहिए। वो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं
اور وہ اپنے جائز حق کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں، وہ کوئی ناجائز کام کے لیے وہاں پہ نہیں آئی ہوئی تھی. آپ نے ان کو ان کے بھائی سے ملاقاتوں سے روکا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ جب وہاں پر آ کے بیٹھتی ہیں اور پرامن بیٹھتی ہیں تو اس کے اوپر ان کے خلاف فستائیت کی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت ہی تکلیف دہ بھی تھیں، اور میرا خیال ہے کہ جہاں آپ عالمی سطح پر اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں تو وہاں کم از کم اپنے ملک کے اندر بھی کچھ لوگوں کے اوپر رحم کھائیں، اور اپنے ملک کے حالات میں بیٹھ کے کیوں نہیں ان کو سولو کیا جا سکتا. ہم دنیا کو یہ صلاح دے رہے ہیں کہ جناب ہر چیز کا حل ڈائیلاگ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر ہے، تو ہم اپنے ملک میں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ افغانستان میں ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ افغانستان میں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے آپریشن جاری رکھنا ہے، لیکن دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کرو. دنیا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کرو، لیکن اپوزیشن کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے ساتھ تو ہم نے ٹاک ہی نہیں کرنی، آپ کو تو ہم نے کوئی اسپیس ہی نہیں دینی. تو یہ جو ایک پالیسی ہے یہ اپنے ملک میں بھی لاگو کر کے دیکھیں. جو اچھی اچھی باتیں آپ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی کر کے دیکھیں، تو اس کا ڈبل فائدہ آپ کو نظر آئے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.